तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे एक अंडररेटेड फाउंड फुटेज एलियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट 9, जिसे रिलीज करा गया था 2009 में। इसके डायरेक्टर है नील ब्लॉमकैम्प और प्रोड्यूसर है पीटर जैक्सन, जिन्होंने 2005 वाली किंग कॉन्ग और 2001 वाली द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मूवीज को भी प्रोड्यूस करा था। आज के टाइम पे हम ढेर सारी एलियन मूवी देखते हैं जिसमें एलियन धरती पे आते हैं जो कि लोगों को या तो मार देते हैं या फिर उन्हें उठाकर उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन ये मूवी काफी अलग है जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो इसके बारे में इतनी बात नहीं होती। अब अगर आप लोग फाउंड फुटेज मूवीज के बारे में नहीं जानते तो बस इतना जान लो कि इन मूवीज को इस तरीके से शूट करा जाता है जैसे कि ये किसी तरह का व्लॉग हो या फिर किसी तरह की डॉक्यूमेंट्री, और जो भी फुटेज इनमें दिखाई जाती है वो काफी असली लगती है क्योंकि उन्हें काफी लो क्वालिटी में शूट करा जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप एक और अंडररेटेड मूवी के बारे में जान जाओगे। अंडररेटेड से याद आया, अगर आपने ये वाली मूवी नहीं देखी है तो इसे भी आप इस वीडियो के बाद जरूर देखना, क्योंकि ये भी एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है जो कि काफी अंडररेटेड है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है साल 1982 साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से, और हम देखते हैं एक वेकस नाम के आदमी को जो कि एमएनयू हेड ऑफिस में काम करता है। एमएनयू कॉर्पोरेशन को सरकार ने बनाया था, वो भी खास एलियन से जुड़ी चीजों से डील करने के लिए, और ये सभी यहाँ रह रहे एलियन से बात करते हैं एमएनयू और इंसानों की तरफ से। क्योंकि हुआ ये था कि एक दिन पता नहीं कहां से जोहान्सबर्ग शहर के ऊपर एक बड़ा सा एलियन एयरशिप आके रुक गया था। ना वो जमीन पर था और ना ही कहीं लैंड हुआ था, वो बस बीच हवा में पूरे शहर के ऊपर आके रुक गया था। 3 महीने बीत गए पर कोई भी उस एयरशिप से बाहर नहीं आया, इसलिए वहां की सरकार ने उसमें अपने जवानों को भेजा जो कि एयरशिप को काट के अंदर घुसे थे। उसके अंदर में काफी गर्मी थी और लाखों की संख्या में एलियंस भी थे जो कि देखने में किसी प्रॉन्स की तरह थे, लेकिन उनकी हालत काफी खराब थी, जैसे कि उन्होंने काफी समय से कुछ खाया पिया ना हो। और ये इतिहास में पहली बार था जब इंसानों का एलियन से आमना सामना हुआ था, जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। सरकार ने फिर वहां पे एक ग्रुप बनाया जिन लोगों ने उन एलियंस के लिए एक टेम्पररी जगह बनाई जिसे उनके एयरशिप के नीचे ही बनाया गया था। मगर ये सभी एलियंस लाखों में थे, इसलिए वहां फेंसिंग लगानी पड़ी, और देखते ही देखते वो जगह बन गई स्लम, जिस जगह को नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट 9। बाकी ये पूरा ही सीक्वेंस और ये एयरशिप देखने में कितनी कूल और असली लग रही है वो तो आप देख ही सकते हो। बाकी एलियन मूवीज के मुकाबले ये काफी अलग है। खैर, अब सरकार के इस कदम से कई लोग सहमत थे, लेकिन कई लोगों के दिलों में इन एलियंस के लिए नफरत भरी थी। कईयों का कहना था कि अगर ये दूसरे देश के होते और यहाँ आके रहते तो हम समझ भी सकते थे, लेकिन ये तो अपने प्लेनेट के भी नहीं है। वहीं कुछ का कहना था कि एक वायरस बना के इन एलियंस पे छोड़ दो जिससे ये सभी मर जाएं, और एक का तो कहना था कि ये एलियन उसकी बीवी को उठा के ले गए थे। वैसे इनका गुस्सा भी बिल्कुल लाजमी है क्योंकि ये एलियंस अपने मजे के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे, जैसे कि चलती ट्रेन को पटरी से उतार देना और किसी ट्रक में आग लगा देना। जो चीज हमारे लिए काफी घातक चीज है वो इनके लिए बस मन बहलाने का तरीका है। सरकार काफी समय तक सोच में थी कि आखिर इनकी ये एयरशिप काम क्यों नहीं कर रही, जिससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि इनकी एयरशिप का कमांड मॉड्यूल अलग हो गया है, जिसे लोगों ने एयरशिप से नीचे आते हुए भी देखा था, लेकिन नीचे आकर वो कहां गायब हो गया वो किसी को नहीं पता। हर थोड़े समय पर उस एयरशिप से कुछ न कुछ आकर नीचे गिरता था, जिन चीजों को लोगों ने हर जगह ढूंढा पर वो चीज उन्हें कहीं नहीं दिखी। फिर एक दिन इनके इलाके में छापे मारे गए जहां इन एलियंस के घरों में से एनर्जी वाले हथियार पाए गए, जिससे लोगों के बीच में टेंशन बढ़ा और बस बढ़ता ही गया, जिससे परेशान होकर लोगों ने दंगे फसाद कर दिए। देखते ही देखते 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये बात अब लोगों के आपे से बाहर होती जा रही है। इसलिए अब वक्त है इन एलियंस को जोहान्सबर्ग शहर से 200 किलोमीटर दूर कहीं और शिफ्ट करने का, जिस काम में एमएनयू सरकार की मदद करेगा, और इस पूरे ही ऑपरेशन का फील्ड ऑफिसर होगा वेकस। यहाँ पे हम वेकस की माँ और उसकी पत्नी तानिया को भी देखते हैं, जो कि वेकस के बारे में थोड़ी चीजें बताती हैं। साथ ही में बताती है कि वेकस अक्सर उसके लिए तोहफे बनाया करता था, वो भी अपने हाथों से, क्योंकि हाथों
से बनी चीजों की बात ही अलग होती है। और इस वाली बात को आप लोग जरा याद रखना। यहाँ हमें ये भी पता लगा कि तानिया एवेन्यू कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी है, जहाँ पे विकिस काम करता है। अब अभी तक हमने जो भी कुछ देखा ये सब हमें दिखाया गया डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। इसके बाद शुरू होती है मूवी की मेन स्टोरी। विकिस और एवेन्यू के सभी सोल्जर्स एलियन के इलाके में चले जाते हैं, जहाँ ये लोग आज सभी एलियंस को नोटिस देंगे और उनसे सिग्नेचर लेंगे, जिसके हिसाब से उन्हें अगले 24 घंटों में इस इलाके को खाली करना होगा। अब वैसे मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्री वाले सीन्स हम देख रहे हैं वो फ्यूचर में सेट है। मतलब कि जो मूवी की स्टोरी है, जो भी कुछ विकास कर रहा है वो पहले ही हो चुका है, बस वही चीज हम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में देख रहे हैं। अब ये सभी डिस्ट्रिक्ट 9 पहुंचे, जहां इन सभी ने एलियन से सिग्नेचर लेने चालू करे। इसी बीच एक एलियन इनकी गाड़ी का स्पेयर टायर खाने लगा, जिसे एक सोल्जर आके रोकता है, लेकिन सोल्जर के हाथ में बंदूक देख वो एलियन भड़क गया और उसे जान से मार डाला, सिर्फ एक लात मार के, जिसमें उस सोल्जर का हाथ भी कट गया। तभी वहां बाकी के एलियंस भी आ गए, जिन्हें विकस बिल्लियों का खाना देकर शांत करता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़े, जहां हम इस इलाके को और भी अच्छे से जान पाए कि इस जगह पर हर तरीके के इलीगल काम होते हैं, जिसमें आम इंसानी माफिया भी शामिल है, जैसे कि एलियन के हथियारों की डीलिंग करना, दो एलियंस के बीच में सट्टा लगाना, गाड़ियों की चोरी, और एलियन जो कि बिल्लियों का खाना काफी ज्यादा पसंद करते थे उन्हें ऊंचे दामों पे बेचे जाना। इन्हीं माफिया लोगों का एक लीडर भी था जिसका नाम था ओबेसांजो, जिसकी यहाँ सबसे ज्यादा चलती थी। अब ये लोग यहाँ से एक और झोपड़ी में गए, लेकिन वहाँ का हाल तो काफी बुरा था, क्योंकि वहाँ एलियंस के 40 से 50 अंडे थे, जिन्हें ये सभी जलाकर खत्म कर देते हैं। फिर ये लोग हर जगह पे छापे मारते हैं और एलियंस के हथियार जब्त करते हैं। वैसे तो ये लोग इस जगह को इंसानी कारणों के चलते खाली करवा रहे थे, लेकिन इनका असली मकसद था एलियन टेक्नोलॉजी को लेकर खुद को अपग्रेड करना। एवेन्यू कॉर्पोरेशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी थी, जो कि इनकी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहती थी, मगर ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये सभी हथियार बायोलॉजिकल तरीके से चलते थे। मतलब कि इन्हें सिर्फ एलियन ही चला सकते थे अपने डीएनए की मदद से। इसी दौरान हम 3 और एलियन को देखते हैं, जो कि कचरे के ढेर में अपनी टेक्नोलॉजी की चीजें ढूंढ रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने झोपड़े में एक खुफिया लैब जैसी जगह बना रखी थी। पिछले 20 सालों में ये दोनों ऐसी ही चीजें जमा कर एक केमिकल जैसी चीज बना रहे थे, जिससे ये लोग क्या करने वाले थे वो तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। विकिस और उसके आदमी इन्हीं दोनों के झोपड़े में चले गए नोटिस देने, जहां इन लोगों ने बड़े प्यार से एलियन को बाहर बुलाया, जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले भी जाते, लेकिन इस एलियन ने कह दिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और दरवाजे को इनके मुंह पर ही बंद कर दिया, जिससे विकिस को इन एलियन पे शक हो गया। गन पॉइंट पे ये लोग उस एलियन को बाहर लाते हैं, जिस बीच इसके साथी वाला एलियन भी इन्हें छिप कर देख रहा था। जिसके बाद ये उस झोपड़ी की तलाशी लेते हैं, जहां अंदर में इन्हें ढेर सारे हथियार मिले, साथ ही में मिली उनकी खुफिया लैब और वो चीज जिसमें वो केमिकल था। तभी विकिस से वो चीज ओपन हो गई, जिसका थोड़ा सा केमिकल उसके मुंह पे स्प्रे हो गया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। विकिस तुरंत कैमरे को बंद करने को कहता है, फिर खुद को संभाल के बाहर आता है। बाहर में इन लोगों ने उस एलियन को घुटने के बल बिठा रखा था, क्योंकि उसके घर से इतने सारे हथियार जो मिले थे, पर वो एलियन इन्हीं पे अटैक कर देता है और विकिस को भी दूर फेंकता है, जिससे विकिस के हाथ में चोट आ गई। इसलिए मिलिट्री टीम वहां पर आकर उस एलियन के सर में गोली मार देती है और वो दूसरा एलियन जो कि इसके साथ था वो बस देखता ही रह गया। इसके बाद विकिस की थोड़ी मरहम पट्टी करी जाती है, जिसके बाद वो वापस अपने काम पर लग गया और इस बार वो गया उसी दूसरे एलियन के घर में। और ये पहला एलियन है जिसका नाम हमें बताया जाता है, जो कि था क्रिस्टोफर जॉनसन, जिसका एक बच्चा भी था जो कि उसी के साथ रहता है। फिर इन लोगों ने क्रिस्टोफर से उसके साइन मांगे, मगर उसने मना कर दिया। इसलिए विकिस उसका भी घर चेक करता है, जहाँ पे उसे ढेर सारे कंप्यूटर पार्ट्स पड़े मिले। मगर इससे पहले कि विकिस कुछ एक्शन लेता, उससे पहले ही अचानक से उसे वॉमिटिंग हो गई, इसलिए इन्हें वहां से जाना पड़ा। विकिस को काफी भूख लग रही थी, इसलिए इन्होंने बीच रास्ते में अपनी गाड़ी रोकी कुछ खाने के लिए, जहां खाते वक्त विकिस की नाक से कुछ काली सी चीज बहने लगी। लेकिन ये चीज क्या थी ना वो मुझे पता है और ना ही विकिस को, मगर इतना तो पक्का है कि ये सब उसी केमिकल से हुआ है, जो कि गलती से विकिस के मुंह पे लग गया था। हेड
ऑफिस में पहुंचकर वो अपनी टेबल पे जाकर बैठा, जहां उसे अपना सर काफी भारी लग रहा था कि तभी उसका एक नाखून भी टूट गया। पैनिक होके वो तुरंत वॉशरूम में गया, जहां उसका एक और नाखून टूट जाता है। अब यहाँ से शुरू होगा बॉडी हॉरर, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मूवी हॉरर कैटेगरी में नहीं आती। जरूरी नहीं है कि हॉरर में सिर्फ डीमन और भूत हों। इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे उतना फायदे में रहोगे। अब उसी शाम हम जॉनसन को देखते हैं, जो कि अपने बच्चे के साथ वही केमिकल ढूंढ रहा था जिसे उसने पूरे 20 सालों की मेहनत के बाद बनाया था, लेकिन उसे तो विकस ने पहले ही एमिन्यू की लैब में भिजवा दिया था। वही हम ओबिसांजो को देखते हैं, जो कि एलियन से सौदा कर रहा था, जिसमें वो एलियन को कैट फूड देता है, जिसके बदले में वो एलियन उसे अपने हथियार और एक बड़ा सा रोबोट भी दे देते हैं। डील होने के बाद ये एलियन वहां से जाने लगे कि तभी ओबिसांजो के लोगों ने एक एलियन को वहीं पे मार डाला, क्योंकि ओबिसांजो पैरों से अपाहिज था और वो काला जादू में भी भरोसा करता था, और इन्हें लगता था कि अगर ये लोग एलियन का मांस खाए तो उनकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी, साथ ही में उनकी ताकत भी इनमें आ जाएंगी, जिससे ये लोग एलियन वाले हथियार भी चला पाएंगे। इधर विकस रात होते ही अपने घर आ चुका था, जहां तान्या ने उसके लिए सरप्राइज रखा था उसके प्रमोशन की खुशी में। लेकिन विकस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब वो अपना केक काटता है तो उसके मुंह से वही काला फ्लूइड निकल जाता है, जिसके तुरंत बाद वो वहीं पे बेहोश भी हो गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया, और जो चोट उसके हाथ में लगी थी उसी पट्टी को एक डॉक्टर हटा रहा था। लेकिन हैरानी की बात थी कि विकस की हाथ एक एलियन के हाथ में बदल चुका था। विकस ये देख बहुत ही ज्यादा डर गया, जिसके तुरंत बाद ही वो डॉक्टर एमिन्यू के सोल्जर्स को वहां बुला लेता है, जो कि उसे जबरदस्ती एक बैग में डालते हैं और एमिन्यू की सीक्रेट लैब में ले जाते हैं, जहां पे ये एमिन्यू वाले आम जनता से छिपकर एलियंस पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। यहाँ पे ये सभी विकस की बॉडी को काफी अच्छे से एग्जामिन करते हैं, फिर उससे एक एक करके एलियन वेपन चलवाते हैं, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। वो हथियार इस बार काम भी कर रहे थे, क्योंकि विकस की बॉडी में एलियन का डीएनए जा चुका था और उसकी बॉडी ये सारे चेंजेस बड़े आसानी से झेल रही थी। ऐसा ही चलता रहा तो विकस का अभी सिर्फ हाथ बदला है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब विकस पूरी तरह से एलियन में बदल जाएगा। यहाँ पे विकस का ससुर स्मिथ भी था, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि ये सब उसी के ऑर्डर पे हो रहा था। ये साइंटिस्ट विकस के उस एलियन हाथ पे भी ड्रिल करते हैं, जिससे विकस को काफी दर्द हुआ, यानी कि अब तो ये हाथ उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है, और इस बार तो वो अपने इंसानी हाथों से भी इन हथियारों को चला पा रहा था। इस बार इन लोगों ने एक जिंदा एलियन को उसके सामने खड़ा करा, जिसे देख विकस को काफी बुरा लगा। वो उनसे भीख मांगता है कि इस बेचारे एलियन को छोड़ दो, जिसके बदले में वो उनकी सारी बातें सुनेगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें तो बस हथियारों और पैसों से मतलब है, और विकस इनके लिए बस एक एक्सपेरिमेंट करने वाला सब्जेक्ट है। इसके बाद वो साइंटिस्ट बताता है कि जैसे जैसे ये इन्फेक्शन फैलेगा विकस एलियन में बदलता जाएगा, और फिर विकस का डीएनए किसी काम का नहीं रह जाएगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि विकस अपने दूसरे इंसान वाले हाथ से भी हथियारों को चला पा रहा था, उसी चीज की यहाँ बात हो रही है। यही चीज ये साइंटिस्ट करना चाहते हैं, ताकि आम इंसान भी इन हथियारों को चला पाए, वो भी बिना किसी एलियन डीएनए के। इसलिए इससे पहले कि विकस एलियन में बदले, उन्हें जल्दी से विकस का इंसानी शरीर काट के प्रिजर्व करना होगा, जिसके लिए स्मिथ मान भी जाता है। अब यहाँ से कहानी बढ़ती है एलियन एक्सपोजर के 16 घंटे बाद, जहाँ इन लोगों ने विकस की बॉडी में काट पीट शुरू करनी चाहिए, जिसके लिए विकस इन्हें काफी मना करता है, लेकिन आखिर में वो खुद को स्ट्रेचर से आजाद कर लेता है और वहाँ के सभी साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट को होस्टेज बनाकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे मिलिट्री टीम भी लग गई। इस समय तक उसे काफी भूख भी लग रही थी, इसलिए वो छिपकर एक रेस्टोरेंट में गया, जहाँ उसने देखा कि टीवी पर एमिन्यू वालों ने उसके खिलाफ झूठी खबर फैला दी थी कि उसने किसी एलियन के साथ संबंध बनाए हैं, जिस वजह से उसका ये हाल हुआ है। लेकिन असलियत में तो हम सभी जानते हैं कि ये सब उसी केमिकल का नतीजा है। विकस ने अपने दोस्तों को कॉल करा, लेकिन नए दोस्तों को तो रहने ही दो, जिसके साथ उसकी 19 सालों की दोस्ती थी उस तक ने अपनी औकात दिखा दी। अब यहाँ से कहानी बढ़ती है एक्सपोजर के 31 घंटे बाद, जहाँ पूरी दुनिया के टेलीविजन पर बस विकस की ही फोटो दिखाई जा रही थी और सभी उसे ढूंढना चाहते थे। इसलिए विकस उन एलियंस के इलाके में ही चला गया, क्योंकि वहां उसे ढूंढने कोई नहीं आता, जहां उसने जैसे तैसे अपनी रात बिताई।
अब कहानी आती है एक्सपोजर के 40 घंटे बाद, जहां भूख के मारे विकिस ने कैट फूड खाना ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो उसके दांत भी टूटकर बाहर आने लगे थे। तभी उसे तान्या का फोन आता है जो कि उसे कहती है कि ये तुमने ठीक नहीं करा, तुम्हें एलियंस में इतनी भी क्या दिलचस्पी थी कि तुम उनके साथ फिजिकल हुए। वो उसे काफी समझाता भी है पर वो उसकी एक नहीं सुनती और वो उसे कहती है कि वो उसे कभी नहीं देखना चाहती। गुस्से में आकर विकिस उन्हीं माफिया लोगों के पास गया और उनसे उनकी कुल्हाड़ी चुरा ली ताकि अपने हाथ को काट सके। शुरू में तो वो अपना पूरा ही हाथ काटने वाला था, पर हिम्मत न होने के कारण उसने अपने सिर्फ अंगूठे को ही काटा, जिससे उसे काफी दर्द भी हुआ। तभी मिलिट्री वाले इस बार एलियन के इलाके में आ गए विकिस को ढूंढने, इसलिए विकिस एक झोपड़ी में जाकर छिप जाता है जो कि जॉनसन की ही झोपड़ी थी। उसने कहा कि उसे बस यहाँ पर 5 मिनट छिपना है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। पर इससे पहले कि वो उसे और कुछ कहता, वो वहीं पे बेहोश हो गया। इसलिए जॉनसन विकिस को नीचे बेसमेंट जैसी जगह में छिपा देता है, क्योंकि उसने विकिस का एलियन वाला हाथ देख लिया था, जिससे उसे समझ आ गया कि उसका फ्लूइड कहाँ गायब हुआ था। ये बेसमेंट पूरी तरह से कंप्यूटर और तारों से भरी हुई थी, क्योंकि यही इन एलियंस की शिप का कमांड मॉड्यूल था, जिससे वो बड़ी वाली शिप चलती थी, जिसे लोगों ने ढूंढा था पर वो उन्हें मिला नहीं था, क्योंकि जॉनसन ने ही इसे यहाँ पर छिपाया था। वो फ्लूइड जो जॉनसन और उसकी फ्रेंड ने मिलकर बनाया था, वो इसी कमांड मॉड्यूल का फ्यूल था, जिसे बनाने में पूरे 20 साल लगे थे। इसी कमांड मॉड्यूल में बैठकर ये लोग उस मदरशिप पे जाते और यहाँ से फरार हो जाते सीधा अपने गोले पर। लेकिन जैसा कि अब वो फ्यूल एवेन्यू के पास है तो ये कुछ कर भी नहीं सकते। जॉनसन ने बताया कि अगर वो फ्लूइड इनके पास होता तो ये लोग मदरशिप पे जाते, जहाँ वो विकिस को भी ठीक कर देता। लेकिन जैसा कि इनके पास वो फ्लूइड नहीं है और वापस एवेन्यू में जाना मतलब अपनी ही मौत को बुलावा देना, इसलिए ये अब वो भी नहीं कर सकते। इस समय तक एक्सपोजर के 56 घंटे हो चुके थे, जहां विकिस की बॉडी अब पूरी तरह से सड़ने लगी थी और उसकी एलियन बॉडी बाहर आने लगी थी। तभी उसे तान्या का फिर से कॉल आता है, जहां वो उसे समझाता है कि वो सारी चीजें वापस से ठीक कर देगा। लेकिन ये सारी बातें करना तो बस एक बहाना था, क्योंकि एवेन्यू वाले तान्या के जरिए इसका फोन ट्रैक कर रहे थे, जिससे उन्हें विकिस की रियल लोकेशन पता लग गई। अब विकिस को तान्या के पास और अपनी असल जिंदगी में वापस जाना था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एवेन्यू के हेड ऑफिस जाएगा और रही बात हथियार की तो वो लेकर आएगा ओबिसांजो से। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया तो ओबिसांजो ने उसका हाथ देख लिया। अब जैसा कि ये लोग एलियन को मार के खाते हैं ताकि उनकी ताकत इन्हें भी मिले, इसलिए ओबिसांजो अब इसका हाथ काट के खाएगा। इन लोगों ने विकिस को वहीं पे मारना शुरू करा कि तभी विकिस के हाथ में एलियन टेक्नोलॉजी लग गई, जिससे उसने कुछ लोगों को उड़ाया और उन्हें धमका कर सारे हथियार ले लिए। मगर ये देख ओबिसांजो काफी खुश हुआ और विकिस से पूछने लगा कि ये हाथ उसके पास कैसे आया, लेकिन विकिस ने उसे कुछ नहीं बताया और वहां से निकल गया। इधर जहां स्मिथ और मिलिट्री कर्नल को विकिस की लोकेशन पता लग गई थी, जहां इन्होंने अपने जवानों को भेज दिया था, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे विकिस खुद ही आ गया, जिसने सीधा इन पर अटैक कर दिया। फिर वो जॉनसन के साथ नीचे सीक्रेट लैब में गया फ्लूइड को लेने के लिए, जहाँ पे एक सोल्जर ने विकिस पे गोली चला दी, जिसके बदले में विकिस ने भी उसके चीथड़े उड़ा दिए। लैब में पहुंचकर इन्हें आखिर वो फ्लूइड मिल ही गया, पर जॉनसन ने देखा कि उसके जैसे कई एलियंस पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता था और ये देख उसे काफी बुरा भी लगता है। विकिस ने उसे यहाँ से निकलने को कहा, मगर जॉनसन बस एक ही जगह पे खड़े होकर अपने मरे दोस्तों को देख रहा था। तभी वहाँ कर्नल और उसके साथी आ गए, जिन्हें विकिस अपने हथियारों से मारना शुरू करता है। सारी चीजें हाथों से बाहर जा रही थी, लेकिन जॉनसन खुद को संभालता है और एक बॉम्ब बनाकर पास की दीवार को फोड़ देता है, जिसमें से निकलकर दोनों अपने इलाके में चले आए। डिस्ट्रिक्ट 9 में पहुंचकर इन दोनों ने जल्दी से मदरशिप पे जाने की तैयारी करी, लेकिन प्लान में अब थोड़ा सा चेंज आएगा। जॉनसन ने कहा कि वो उसे ठीक तो कर देगा, लेकिन उसे कम से कम 3 साल लगेंगे, क्योंकि उसे सारा ही फ्लूइड यूज करना होगा अपने लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि वो अपने लोगों को यहाँ पर बस एक एक्सपेरिमेंट करने का चूहा बनने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो अपने ग्रह पे जाएगा और विकिस को यहीं पे उसका वेट करना होगा पूरे 3 सालों तक।
ये बात सुनकर विकस को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो जॉनसन पे अटैक करके उसे नॉक कर देता है और अकेले ही कमांड मॉड्यूल को चलाने की तैयारी में लग जाता है। इतने में कर्नल भी इस झोपड़ी में आ चुका था, जो कि जॉनसन से पूछता है कि ये मशीन कैसे खुलेगी। वो उसे काफी मारता भी है, पर इससे पहले कि जॉनसन उसे कुछ बताता, उससे पहले ही विकस ने मशीन को ऑन कर दिया। विकस के साथ में जॉनसन का बच्चा भी था, जिसे लेकर वो ऊपर मदरशिप पे जा रहा था, लेकिन इन मिलिट्री वालों ने एक मिसाइल मशीन पे मार दी, जिससे वो हो गई क्रैश। कर्नल तुरंत वहां पे जाता है, जहां उसने विकस और जॉनसन दोनों को ही बंदी बना लिया, जबकि जॉनसन का बेटा वही कमांड मॉड्यूल में छिप जाता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ओबेसांजो भी विकस के पीछे पड़ा है, इसलिए उसके लोग मिलिट्री वालों पे अटैक करके विकस को अपने अड्डे पे ले आते हैं। बिना किसी देरी के इन लोगों ने विकस को वहीं पे लेटाया और उसके हाथ को काटने की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान जॉनसन के बेटे ने कमांड मॉड्यूल में बैठे बैठे उस मदरशिप के अंदर कुछ बदलाव करे, जिससे सारी की सारी एलियन टेक्नोलॉजी ऑन हो गई। साथ ही में वो रोबोट भी, जिसे इन माफिया लोगों ने कैट फूड के बदले एलियन से लिया था, जिसने तुरंत ही इन लोगों को इन्हीं की गोलियों से भून के मार डाला और ओबेसांजो का तो उस रोबोट ने सर ही उड़ा दिया। न्यूज पर भी खबर आने लगी थी कि पूरे 20 सालों के बाद वो बड़ी सी एलियन शिप भी चालू हो चुकी है, जिसकी आवाज को सुनकर सारे एलियन खुश हो गए। इधर कर्नल के लोगों ने ओबेसांजो के इलाके को पूरी तरह से घेर लिया था, जहां वो विकस भी उस रोबोट के अंदर बैठ जाता है और बन जाता है सीधा आयरन मैन, जिसपे गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। और देखने में ये रोबोट भी किसी प्रॉन की तरह ही था। वही कर्नल ने जॉनसन को भी मार देने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि जॉनसन उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। विकस तुरंत इन लोगों को आकर मारता है और जॉनसन को लेकर कमांड मॉड्यूल की तरफ भागता है। बीच रास्ते में ये सभी उस पे अटैक भी करते हैं, जहां शुरू में तो विकस इन्हें अच्छे से कोड़ देता है, लेकिन आखिर में वो भी बुरी तरह से थक चुका था। इसलिए वो जॉनसन से कहता है कि अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ, हमने इतनी मेहनत करी है तो कम से कम तुम तो यहाँ से जिंदा निकल जाओ। जॉनसन को काफी बुरा लगता है, पर जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मगर जाने से पहले उसने वादा करा कि वो 3 साल के बाद पक्का वापस आएगा और विकस को ठीक करेगा। फिर विकस इन सभी को संभालता है, जहाँ जॉनसन आखिरकार अपना कमांड मॉड्यूल वापस से चालू करके उड़ने लगा। तभी कर्नल ने एक आरपीजी उस पे तान दी, जिसके सामने विकस आ गया। वो कर्नल को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ एक गाड़ी आकर विकस को ठोक देती है, जिससे विकस का रोबोट काफी खराब हो गया। मगर इतनी देर में वो कमांड मॉड्यूल मदरशिप से जाकर जुड़ जाता है। इधर विकस भी रोबोट से बाहर गिर चुका था, और जैसा कि वो इतनी देर से एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, उस वजह से वो और भी ज्यादा एलियन में बदल जाता है, जहाँ उसकी एक आंख भी बदल गई थी। तभी वहाँ कर्नल आया, जो कि उससे कहता है कि अगर वो एमिन्यू के हाथ लगा तो वो तेरे अंजर पंजर ढीले करके तुझे मार देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि उनसे पहले मैं ही तुझे मार दूंगा और अब तो तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन वो गलत था, क्योंकि वो भूल गया था कि वो कहाँ खड़ा है। वहाँ पे ढेर सारे बाकी के एलियन आ गए, जिसने कर्नल का सर उखाड़ा और उसे चीर फाड़ के मार डाला, जिससे विकस की जान बच गई। और यही विकस की आखिरी फुटेज थी, जब लोगों ने उसे आखिरी बार देखा। इसके बाद वो कहाँ चला गया वो किसी को नहीं पता। कुछ का कहना था कि शायद विकस को एमिन्यू वाले ले गए होंगे, या फिर वो खुद ही मर गया होगा। अब यहाँ तक हमने जो भी कुछ देखा वो तब की फुटेज थी, जब विकस इस ऑपरेशन पे काम कर रहा था, जिसमें एलियंस को नई जगह पहुँचाना था। जॉनसन भी मदरशिप को लेकर वहाँ से चला गया था, और पूरे 20 सालों बाद ये शिप अपनी जगह से हिली थी, जिस चीज से पूरा जोहान्सबर्ग शहर खुश था। यहाँ पे हम वापस से विकस की माँ और कुछ दोस्तों को देखते हैं, जो कि ऑपरेशन में उसके साथ थे, जिन्होंने विकस के कंप्यूटर फाइल से पता लगा लिया था कि एमिन्यू सभी से छिपकर एक सीक्रेट लैब चला रहा था, जिसमें वो एलियंस पे एक्सपेरिमेंट करते थे। इतने बड़े खुलासे के बाद एमिन्यू को भी बंद कर दिया गया और बचे हुए 2.5 मिलियन एलियंस को एक नई जगह पे शिफ्ट करा गया, जिस जगह का नाम था डिस्ट्रिक्ट 10, और डिस्ट्रिक्ट 9 को मदरशिप के जाते ही वहीं पे खत्म कर दिया गया था। इसी बीच
बीच हम तान्या को देखते हैं जो कि एक मेटल वाला हाथों से बना फूल दिखाती है जो कि उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर मिला था। और आपको याद ही होगा कि हाथों से बने तोहफे विकस ही बनाया करता था। मूवी के एंड में हम एक एलियन को देखते हैं जो कि वैसा ही फूल बना रहा था और बताने की जरूरत मुझे है नहीं कि यही अपना विकस है जो कि अब पूरी तरह से एलियन में बदल चुका है और वो वेट कर रहा है 3 साल पूरे होने का जब जॉनसन वापस आएगा और उसे ठीक करेगा। और इसी के साथ में ये कमाल की मूवी हुई खत्म। तो मूवी कितनी ज्यादा बेहतरीन थी ये बताने की जरूरत मुझे है नहीं। साथ ही में इसमें जो एलियंस को बनाने में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और CGI का इस्तेमाल हुआ है वो काफी अमेजिंग था। खासकर कि वो सारे ही सीन जब हम विकस को धीरे धीरे एलियन में तब्दील होता हुआ देखते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसे एक बार मेरे कहने पर ट्राई जरूर करना, और अगर आपने देख रखी है तो कमेंट करके बता दो बाकियों को कि वो सभी क्या मिस कर रहे हैं। अब वैसे तो इसमें सारे ही एलियन CGI से बने थे, लेकिन जितने भी एलियन हमने सीक्रेट लैब के अंदर देखे वो सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स थे। इस मूवी का बजट था $30 मिलियन, जिसके बदले में इस मूवी ने कमाए पूरे $210.8 मिलियन, यानी कि सुपरहिट। पर फिर भी लोग इसके बारे में जानते नहीं। मूवी के अंदर जब एक आदमी कर्नल को विकस की लोकेशन बताता है तो वो आदमी और कोई नहीं इसी मूवी के डायरेक्टर थे, नील ब्लॉमकैम्प। और इस मूवी के अंदर 21 एवेन्यू के आदमी, 15 नाइजीरियन माफिया और 3 एलियन मारे गए थे। ये मूवी नाइजीरिया में बैन थी क्योंकि इसमें नाइजीरियंस को माफिया की तरह पोर्ट्रे किया गया था। तो ये थे इस मूवी के वो सारे फैक्ट जो कि आपको जानने जरूरी थे। अब अगर आपको ये मूवी और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।